हेलो बच्चों। तो बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट सीयूईटी में, जहाँ पर हम आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है। तो अभी बच्चों की डिमांड थी कि सर सरफेस केमिस्ट्री जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है सर। स्कूल में पढ़ाया गया है, कोचिंग में पढ़ाया गया, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री क्लियर नहीं हो रहा। तो बच्चों, हम किस लिए हैं? आपके लिए ही तो है, ताकि आपके कंसेप्ट को क्लियर कर सकें, आपके लिए आसानी कर सकें, ताकि आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कर सके। तो इसलिए हमने पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री पर बेस्ट वीडियो जो है आपके लिए अपलोड करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। आपके सिलेबस के जितने टॉपिक्स हैं हम ऑल टॉपिक्स को कवर करेंगे, और बेस्ट ईजी वे में सारे डेफिनेशंस हैं जिन्हें हमारी टीम ने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया, और बेस्ट कंसेप्ट को बेस्ट तरीके से क्लियर किया जाएगा। आइए देखते हैं। तो जो पहले हम अपना देख लेते हैं सिलेबस के हमें पढ़ना क्या क्या है सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? पृष्ठ रसायन। भाई ये सब सही बात है, हम पृष्ठ रसायन पढ़ने जा रहे हैं, हमें पृष्ठ रसायन तो मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस, ये है क्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया था कि कोलाइड विलेन क्या होते हैं और क्रिस्टलाइट क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो है हम देखेंगे निलंबन, कोलाइडी विलयन और सत्य विलयन के बारे में, थर्ड टॉपिक। और ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि निलंबन, कोलाइडी विलयन और सत्य विलयन के बारे में बताइए। हम आपको वो सभी चीज़ें बताएंगे जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है या जो नहीं है। ठीक है। आप बस हमसे जुड़े रहें। उसके बाद क्या है? विलयन में अंतर। विलयन में अंतर भी हम जानेंगे, जैसे कोलाइडी विलयन हो गया। ठीक है। कोलाइडी विलयन के अंतर्गत जैसे परिक्षिप्त प्रवस्था हो गया या परिक्षिप्त माध्यम, ये सब हम क्लियर करेंगे बहुत ईजी वे में। उसके बाद द्रव स्नेही और द्रववृत्तीय कोलाइड में अंतर भी देखेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। कोलाइड बनाने की विधियाँ, परिक्षेपण विधि, संघनन विधि और पेप्टिकरण। पेप्टिकरण भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये भी देखेंगे कोलाइड बनाने की कितनी विधियाँ हैं। भैया हम कोलाइडी विलयन जान तो गए, बनाते कैसे हैं ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। ठीक है। हाँ, चाय पीना तो आ गया, चाय बनाते कैसे हैं? कोई बनाने वाला रहे, बना के दे दिया, ठीक है भैया, हमें भी तो आना चाहिए बनाने, कभी जरूरत पड़ गया तब रात बिरात। तो कोलाइड को शुद्ध करने की विधियाँ साधारण विधि है और विद्युत विधि है। ठीक है। कोलाइड के गुण, कोलाइड के गुण ये इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण संख्या हो गई, विद्युत कण हो गया, ब्राउनियन गति हो गया, टिंडल प्रभाव, ये चारों इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। ये सब अभी मैं आपके सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है ये देखिए, कोलाइड के उपयोग, कोलाइड के उपयोग ये भी आता है। हार्डी सुलझे का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डी सुलझे का नियम आता है। अधिशोषण व अवशोषण, विशोषण व विशोषण, सब कुछ क्लियर करेंगे आसानी से। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, उत्प्रेरक, यहाँ से स्टार्ट क्या होता है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का भी क्या? समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष, स्व उत्प्रेरक, अन्योन्य उत्प्रेरक, एंजाइम उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का गुण और उत्प्रेरक का सिद्धांत। इसके अंतर्गत दो चीज़ें, आप चाहे तो सिलेबस लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। इससे आपको मालूम रहेगा कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। तो सिलेबस के बारे में चर्चा हो गई, अब आते हैं अपने टॉपिक्स पे। जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्या है? पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। तो देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री है क्या। देखिए आसानी से एकदम क्या है भैया, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ठोस की सतह और द्रव की बूंदों का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत हम ठोस की सतह और द्रव की बूंदों का अध्ययन करते हैं, पृष्ठ रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठ रसायन। आपको नाम से क्लियर होगा पृष्ठ रसायन। नाम में अगर आप ध्यान दें तो उसमें आ रहा है पृष्ठ यानी सरफेस। सरफेस से आप अवगत होंगे, एक हल्का हल्का फील लीजिए। देखिए, रटना नहीं है, एकदम क्लियर करते रहो, रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझेंगे ना, इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स, तो रटना बहुत आसान हो जाएगा। और सिर्फ अगर रट लिए ना, तो मान लीजिए एग्ज़ाम टाइम में भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप भूल जाएं, या मान लीजिए एग्ज़ाम में तो लिखते लेकिन आपको वो फील नहीं आएगा। तो पहले समझिए, अंडरस्टैंड करें, और एकदम आसानी से अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखिए, सरफेस से फील क्या आ रहा है? सरफेस से फील है कि आप यार आप ये वीडियो किस में देख रहे हैं, मोबाइल में या लैपटॉप में, किसी भी चीज़ में। तो भाई आप अगर मॉनिटर को टच करेंगे या स्क्रीन को टच करेंगे तो उसके सरफेस को टच कर रहे हैं ना। अंदर जो मदरबोर्ड है, अंदर जो मेमोरी है, उसको टच कर पा रहे हैं नहीं। सरफेस वही है,
सरफेस क्या है? यही यही चीज़ तो सरफेस है। जैसे मेमोरी कार्ड आपने छुआ तो मेमोरी कार्ड अंदर का आप निकाल के छू रहे हैं तो मेमोरी कार्ड के सरफेस को टच कर रहे हैं ना, उसके अंदर क्या क्या तारे हैं या क्या क्या मटेरियल है, आप उसके अंदर क्या आप टच कर पा रहे नहीं? सरफेस तो वही चीज़ है। देखिए ये अब इसी तरह केमिस्ट्री में भी होता है। तो विज्ञान की भाषा, सिंपल सी बात है भैया, केमिस्ट्री जो है विज्ञान में है, इतिहास में थोड़ी है। एक लिखने का तरीका है, एक लिखने का पैटर्न है, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ठोस की बूंदों, अरे जिसके अंतर्गत हम ठोस की सतह, किसका? ठोस की सतह, सिंपल से बात है। अभी सब जो मैंने एग्जांपल दिए सब ठोस ही थे। ठोस की सतह और द्रव की बूंदों का, किसका अध्ययन करेंगे? द्रव की बूंदों का अध्ययन करेंगे। वो क्या कहलाता है? पृष्ठ रसायन। विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? पृष्ठ रसायन। कितना इजी डेफिनेशन था और कितना आसानी से हमने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने पदार्थों को उनके घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता का मतलब समझते हैं? घुलनशीलता का मतलब घुल जाना। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पानी है, क्या है? पानी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? मान लीजिए पानी है, ठीक है। हमने बीकर में क्या रखा है? पानी। अगर आप इसमें चीनी डाल दें, क्या डाल दें? चीनी। अगर आपने इसमें चीनी डाल दिया तो फिर वो घुल जाएगा। क्या होगा? घुल जाएगा। अगर आपने अच्छे से चम्मच डाल के मिक्स कर दिया, थोड़ी देर बाद देखेंगे मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा। परंतु क्या अगर आपने बालू डाला, अगर आपने क्या डाला? बालू के कण डाले, और बालू डाल के आप भले चम्मच से हिला दो या कुछ भी कर दो, क्या वो मिक्स होंगे? क्या वो घुलेंगे? नहीं। घुलनशीलता वही, घुलनशीलता का गुण यही है कि जो पदार्थ घुल जाए, मतलब जिनके पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाएं अच्छे से, ठीक है, इंटरमिक्स हो जाए, घुलनशीलता। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? हाँ, यही घुलनशीलता। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वही घुलनशीलता होती है, घुलने की क्षमता। घुलने की क्षमता ही घुलनशीलता है। के आधार पर दो भागों में विभाजित कर देते हैं। जो थॉमस ग्राहम नामक क्या थे? वैज्ञानिक थे। थॉमस ग्राहम नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया? पदार्थों को उनकी घुलनशीलता के आधार पर, यानी घुलने की क्षमता के आधार पर कितने भागों में बांटा? दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? दो भागों में। तो आइए देखते हैं कौन से दो भाग हैं। तो जो पहला है वो क्या है? पहला जो है वो है क्रिस्टलॉइड, जिसे कहते हैं क्रिस्टलाब, और दूसरा क्या है? कोलाइड। पहला क्या है? क्रिस्टलाब, और दूसरा क्या है? कोलाइड, ठीक है। तो अब जानते हैं भैया क्रिस्टलाब क्या है? सर आपने तो बता दिया क्रिस्टलाब और कोलाइड, भैया है क्या? तो देखते हैं क्या। वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन जंतु झिल्ली से प्रवाहित हो जाता है, क्रिस्टलाब कहलाता है। वे पदार्थ जिनका जंतु झिल्ली से प्रवाहित हो जाता है, क्रिस्टलाब कहलाते हैं। जंतु झिल्ली का मतलब समझ रहे हैं? जंतु झिल्ली को आप एक तरीके से उस तरीके से ले सकते हैं जैसे छन्नी जिसमें आप जिसमें से चाय छानते हैं, तो चाय पत्ती को क्या करता है? रोक लेता है, जबकि जो चाय बना रहता है उसको जाने देता है। आप जंतु झिल्ली को उस तरीके से ले सकते हैं, एक छन्नी की तरह। किस तरह ले सकते हैं? एक छन्नी की तरह, जिससे आपको ईजी हो जाएगा कंसेप्ट। देखिए, तो वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन जंतु झिल्ली से प्रवाहित हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाब। जैसे 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 वो होता है ना, छन्नी में से चाय डालिए, जो प्रवाहित हो जाए वही तो शुद्ध चाय है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे नमक का जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन, ग्लूकोज का जलीय विलयन। आप अगर ध्यान दें तो नमक का जलीय विलयन बना लिए, यानी जल में आपने क्या डाल दिया? नमक। अब जल में नमक डाल के आपने मिक्स कर दिया, और जंतु झिल्ली यानी आप समझ सकते हैं एक तरीके से छन्नी से क्या करें? प्रवाहित करा दें। क्या वो रुक जाएगा? नहीं, एकदम आसानी से क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सब्सटेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रवाहित हो जाएगा, पूरा पूरा उसमें से निकल जाएगा। इसी तरह सेम चीनी का जलीय विलयन भी उस छन्नी में से आराम से निकल जाएगा, पूरा का पूरा, ठीक है। इसी तरह सेम ग्लूकोज का जो जलीय विलयन होगा वो भी उस छन्नी में से आराम से निकल जाएगा। क्यों? पूरे पूरे सब्सटेंसेस निकल जाएंगे। तो सेम यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, यानी वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन, यानी जलीय विलयन होना चाहिए, ये नहीं कि किसी और चीज़ में आप विलयन बना रहे हो, ठीक है। जल में विलयन होना चाहिए। जलीय विलयन क्या करे? जंतु झिल्ली से प्रभावित हो जाए। क्या हो जाए? जंतु झिल्ली से प्रवाहित हो जाए, यानी जस्ट लाइक एक तरीके से छन्नी की तरह होता है। जंतु झिल्ली से प्रवाहित हो जाता है, क्या कहलाता है? क्रिस्टलाब कहलाता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है कोलाइड। क्या है? कोलाइड। वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन जंतु झिल्ली से प्रवाहित नहीं होता, कोलाइड कहलाता है। पॉजिटिव। क्रिस्टलाब जो था वो इतना अच्छा था, भैया झिल्ली है, हम तो प्रवाहित हो जाएंगे, खो जाएंगे नहीं, हो जाएंगे। हाँ, तो खो जाएंगे नहीं, हो जाएंगे। हाँ, तो खोना नहीं है, हमें होना है। क्या होना है? हमें भविष्य में एक सफल आदमी होना है,
क्यों? हाँ, खोना नहीं है। तो आइए देखते हैं, खोना होना नहीं, क्रिस्टलाप देख, क्रिस्टलाप तो क्लियर हो गया। क्रिस्टलाप क्या होता है? वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन क्या होता है? जंतु झिल्ली से प्रवाहित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रवाहित हो जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाप। और कोलाइड जस्ट उसका ऑपोजिट, यानी वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन जंतु झिल्ली से प्रवाहित नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? कोलाइड चच्चा कहलाते हैं, चच्चा। स्टार्च का जलीय विलयन और साबुन का जलीय विलयन। भैया स्टार्च को ही देख लीजिए, आपने स्टार्च का जलीय विलयन बनाया, आप जब छन्नी में से प्रवाहित करेंगे तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स में बच जाएंगे, सब्सटेंसेस कुछ ना कुछ बच जाएंगे। इस तरह अगर आपने साबुन का जलीय विलयन भी बनाया तो साबुन चल यहाँ पे झाग वाग जो है, जो मटेरियल, वो सब क्या होंगे? छन्नी में रुक जाएंगे। अब साबुन का जलीय विलयन बना ले, ठीक है, जब उसे आप जंतु जलिस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि वो जो होंगे, जो झाग वगैरह होंगे, वो सब क्या होंगे? छन्नी के ऊपर ही रुक जाएंगे। क्या वो पूरी तरह प्रवाहित हुए? नहीं। हमारा आंसर क्या है? पूरी तरह प्रवाहित हुए नहीं। तो भैया वो क्या है? कोलाइड। ठीक है, हाँ, क्लियर हुआ? एकदम आसान था। और हमने जो नोट्स बनाए बहुत ईजी वे में बनाया, और पूरे और ईजी वे में बनाया, और क्वालिटी वाले नोट्स हैं। हाँ, क्वालिटी के नोट्स हैं। आगे देखते हैं। तो निलंबन, कोलाइडी विलयन और सत्य विलयन में अंतर देखते हैं। निलंबन, कोलाइडी विलयन और सत्य विलयन में अंतर, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या है। तो निलंबन, पहला टॉपिक क्या है? एक तरफ निलंबन है, ठीक है, पहला क्या हमारा? निलंबन है, दूसरा कोलाइडी विलयन है, और तीसरा क्या है? सत्य विलयन है। ठीक, तो निलंबन क्या होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण। आपने पढ़ा होगा विषमांगी मिश्रण क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी है, पानी में आपने बालू डाल दिया। जब बालू डाला तो आप देखेंगे कि बालू जो है वो पानी में हर जगह, हर स्थान पे एक जैसा नहीं घुला है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या था? मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बालू जो होगा वो नीचे तली में क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा। बालू जो होगा वो नीचे तली में इकट्ठा हो जाएगा, जबकि ऊपर देखेंगे तो कम मात्रा में रहेगा। ठीक है, और क्या वो अच्छी तरीके से घुला है? नहीं। अगर अच्छी तरह से घुला होता तो हमें क्या बालू के कण दिखते? नहीं। अगर आप नमक और पानी के जलीय विलयन बनाएं तो आप देखेंगे कि नमक पानी में पूरी तरह घुल जाएगा, और आप ये नहीं बता पाएंगे कि नमक का कण यहाँ है कि वहाँ है, नहीं बता पाएंगे। परंतु बालू को अगर आपने पानी में घुला तो आप देखा, आप ये जरूर बता देंगे देख के आराम से कि भैया ये बालू देखिए यहाँ नीचे तली में बैठा है, ये उधर उधर। क्या वो हर जगह, हर स्थान पर क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है? मतलब इक्वली घुला हुआ है? नहीं घुला हुआ है। हमारा आंसर क्या है? नहीं। भैया नीचे तली में इतना बैठा है, सब दिख रहा है, ऊपर तन्नी मन्नी बचा है, और घुला भी नहीं है अच्छे से। घुला होता तो हमें उसके पार्टिकल सब्सटेंसेस दिखते ही नहीं। निलंबन यही होता है कि जिसमें क्या करें, जिसमें अच्छे से पहले बात तो घुला ना हो, जिसमें पहले बात अच्छे से घुला ना हो, और जो हमें कण हम, और जिनके कण हम आसानी से देख पाएँ। ठीक है, जिनके क्या बालू कण को आप नहीं देख पा रहे आसानी से? अगर वो अच्छे से इंटरमिक्स हुए होते हैं, अच्छे से घुले होते हैं, तो क्या हम देख पाते उन्हें? नहीं देख पाते। क्लियर हो रहा है? और उनका जो विलयन होता है, उनमें जो विलयन, जो घुलनशीलता, जो घुला हुआ होता है, वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अगर आप यकीन ना हो तो देख लें, बालू को देखिए आप नीचे तली में इधर इक्वल इधर बैठे हैं, ऊपर देखिए हल्के फुल्के हैं। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते तो हर जगह समान रूप से फैले होते हैं। आप नमक और पानी का जलीय विलयन पिए, नमक और पानी का अगर आप विलयन सही से बनाएं, एकदम खोल के, एकदम अच्छे से, जिसमें एकदम अच्छे से घुला गया है, तो आप चाहे नीचे का पानी पिएं चाहे ऊपर का पानी पिएं, नमक की मात्रा हर जगह आपको समान ही मिलेगी। अगर आपने सही किया, मतलब अगर आपने सही से घोला है, उससे पूरी तरह अच्छे से मिक्स किया। अगर आपने अच्छे से मिक्स नहीं किया तो नमक भी थोड़ा बहुत तली में बच जाता है। ठीक है, हाँ, जब आप अच्छे से मिक्स करेंगे तो चाहे आप ऊपर का पानी पिएं या चाहे नीचे का, जो नमक की मात्रा होगी हर जगह क्या होगी? सेम। ये होता है इक्वली घुला, इक्वली मतलब समान रूप से घुला हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, कोलाइडी भी क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। और जबकि सत्य विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण। जो नमक और पानी का विलयन था वो क्या था? समांगी मिश्रण, यानी इक्वली हर जगह घुला हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? इनके कणों का आकार 1000 nm से अधिक या 10⁻⁴ cm से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है, 10⁻⁴ cm से क्या होता है? कम होता है। मतलब भैया देखिए, निलंबन, कोलाइडी विलयन, सत्य विलयन पे हमने दो तरीके से बात की। पहला हमने किस तरीके से बात की? पहले हमने बात की कि घुलनशीलता के तौर पे। किसके बारे में बात की? पहले हमने बात की घुलनशीलता के बारे में, कि इक्वली घुलनशीलता के बारे में, कि अच्छे से घुले होते हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि हम इन्हें नग्न आँखों से, क्या हम इनके कणों को नग्न आँखों से देख सकते हैं? जैसे बालू के कणों को हमने नग्न आँखों से देख सकते हैं कि भैया कहाँ कहाँ है। ठीक है, नग्न आँखों से, पानी में जब आपने जलीय विलयन बनाया। परंतु जब आप नमक का जलीय विलयन बनाएंगे एकदम अच्छे से घुल देंगे तो आप ये नहीं नग्न आँखों से देख के बता पाएंगे कि कहाँ पर है। और थर्ड जो पर्सपेक्टिव है जो हम देखते हैं, वो हम किसके आधार पर देखते हैं? वो हम देखते हैं कणों के आकार के आधार पर।
इसके आधार पे, कणों के आकार के आधार पे, आकार, कणों का जो आकार होगा उसके आधार पर देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला कणों के आकार पर ही बात कर रहा है। इनके कणों का जो आकार है वो 1000 nm से अधिक या 10⁻⁴ सेमी से कम होता है। सेकंड वाले कोलाइडी विलन की बात करें तो इनके कणों का आकार जो है वो 1 nm से अधिक, ध्यान दें इसमें 1000 nm था, इसमें 1 nm से अधिक या 1000 nm 1 nm से अधिक या 1000 nm से कम होता है, ठीक है। और अगर आप सत्य विलन की बात करें तो इनके कणों का आकार 1 nm से लेके 10⁻⁷ सेंटीमीटर का होता है। अगर मैंने तीनों चीज़ बताया, अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी तो देखा होगा कि जो सत्य विलन है, ये जो सत्य विलन है, इनके कणों का आकार सबसे छोटा है, सही बात है। अब सत्य विलन यानी समांगी मिश्रण में कणों का आकार सबसे छोटा होगा, तभी तो मुझे अच्छे से नहीं बता पाएंगे कि भैया कण को हम नग्न आँखों से नहीं देख पाएंगे ना, जितने छोटे होंगे तभी तो हम नग्न आँखों से नहीं देख पाएंगे, बड़े होंगे तो नग्न आँखों से देख ही लेंगे, ठीक है। तो इनके कणों का आकार 1 nm से छोटा, यानी 1 nm समझ रहे हो, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, गजब, और 10⁻⁷ सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, 10⁻⁷। ध्यान दें, अगर 10 के पावर जितना माइनस रहेगा, माइनस में किसी भी चीज़ के पावर में जितना माइनस में वैल्यू रहेगी उतनी वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। और यही चीज़ अगर प्लस में होती तो वैल्यू क्या होती, बड़ी होती, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। माइनस में अगर होगी जितनी भी बड़ी वैल्यू, उतनी वैल्यू जो होती है निकल के आती है नेट, वो छोटी होती है। और अगर किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सपोनेंशियली या घात में कह रहे हैं, अगर जितनी बड़ी पावर होगी जो वैल्यू नेट निकल के आएगी वो क्या होगी, बड़ी, अगर प्लस में होती है, ठीक है। तो ये देखिए इनके कणों का आकार है 1 nm, गजब, इतना छोटा, 1 nm से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है। अब कोलाइडी विलन जस्ट इसके बाद का है, यानी इनके जो कणों का आकार होगा वो 1 nm से तो बड़ा होगा, क्योंकि अगर 1 nm से छोटा हुआ तो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो इस सत्य विलन में आ जाएगा कि सत्य विलन क्या कहता है, 1 nm से छोटा, यानी अगर कोलाइडी विलन होगा तो 1 nm से बड़ा होगा, लेकिन 1 nm से बड़ा होगा, लेकिन कहाँ तक होगा, 1000 nm तक होगा। कहाँ तक होगा, 1000 nm। अब अगर निलंबन की बात करें तो निलंबन 1000 nm से छोटा होगा ही नहीं। अगर 1000 nm से छोटा होगा तो कोलाइडी विलन में आ जाएगा, इसलिए क्या होगा, 1000 nm से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक, ठीक है। देखिए मैंने एकदम अच्छे से आपको बता दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, इससे आप याद रख पाएंगे ये नंबर्स को, क्योंकि भैया सही बात है, सत्य विलन में सबसे छोटा, इसके बाद इसमें थोड़ा सा बड़ा, और इसमें सबसे बड़ा, कड़क, और सब रिलेटेड है। जहाँ पे ये ख़त्म कर रहा है वहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है, जहाँ ये ख़त्म कर रहा है वहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, गजब कहानी है ना। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो हमने अब देखिए लास्ट थर्ड पॉइंट, एक और बात, थर्ड पॉइंट क्या है, इनके कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। जो मैंने बात की वही आपको लिखवा रहा हूँ, इनके कणों को क्या कर सकते हैं, नग्न आंखों से देखा जा, सही बात है भैया, हमने देखा है, देखा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। इनके कणों को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ये किसकी बात हो रही है, कोलाइडी की। ये किसकी बात हुई थी, निलंबन की। ये किसकी बात होगी, सत्य विलन की, ठीक है। तो इनके कणों को, यानी अगर किसकी बात कर रहे हैं हम, यानी अगर बात करें किसकी बात करें, यानी अगर हम बात करें निलंबन की, तो निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इनके कणों को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, कोलाइडी कणों को देखने के लिए। और सत्य विलन के कणों को देखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, क्योंकि भैया इनके कणों का आकार तो सबसे छोटा है, इनको देखने के लिए और बढ़िया वाले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, तो उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आइए इसके बाद क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसे कहते हैं डिस्पर्स फेस। क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेस। तो देखते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कह सकते हैं, कहते हैं। जैसे क्या कहना चाह रहा है ये समझें, जैसे मान लीजिए हमें क्या करना था, हमें कोलाइडी विलयन बनाना था जिसमें पानी हो, जिसमें पानी हो ना, और क्या हो, स्टार्च, क्या हो, स्टार्च ना। हमें स्टार्च का क्या करना था, जलीय विलयन बनाना था। तो स्टार्च के जलीय विलयन के लिए हम क्या लेंगे, हमें तो चाहिए सबसे पहले जल, और क्या चाहिए, स्टार्च। तो भैया बना किसका रहे हैं, स्टार्च का। किस में बना रहे हैं, जल। तो किस में बना रहे हैं, जो मेन जो सबसे बड़ी जो सबसे अधिक क्वांटिटी में रहेगा वो क्या रहेगा, जल। स्टार्च जो भी रहेगा वो जल से तो कम मात्रा में रहेगा। अगर हम स्टार्च का जलीय विलयन बना रहे हैं,
आप ये इस नाम से ही समझ सकते हैं, स्टार्च का जली विलेन, यानी विलेन कैसा होगा, जली, यानी मैक्सिमम मात्रा में क्या होगा, जल। ठीक है, तो परिक्षिप्त प्रावस्था वही होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, वही होती है कि जिस पदार्थ का कोलाइटिव विलेन बनाना होता है मैक्सिमम मात्रा में क्या है, जल। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, जल। ठीक है, और क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था को जिस पदार्थ में घोलकर कोलाइडी विलियन बनाना होता है। क्लियर हुआ, मतलब नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैंने देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या समझे, जैसे मैंने कहा कि हमें स्टार्च का क्या करना है, जली विलेन बनाना है, क्या करना है, स्टार्च का जली विलेन बनाना है। तो किस पदार्थ का बनाना है, किस पदार्थ का बनाना है, सॉरी, किस पदार्थ का बनाना है, हमें बनाना है स्टार्च का। तो स्टार्च क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था, स्टार्च क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था, यानी किस पदार्थ का बनाना है। अगर हमें स्टार्च का बनाना है, साबुन के झाग का बनाना है, तो इसमें जो साबुन होगा वो क्या होगा, परिक्षिप्त प्रावस्था, यानी जिस भी पदार्थ का बनाना होगा, जल नहीं इसमें, ठीक है, जल नहीं, तो जिस भी पदार्थ का बनाना होगा तो वो क्या इसमें आएगा, परिक्षिप्त प्रावस्था में। वही लिखा गया कि जिस पदार्थ का आपको कोलाइडी विलेन बनाना होता है वो क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था। और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था को जिस पदार्थ में घोल कर कोलाइडी विलेन बनाना होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था को जिस पदार्थ में, जैसे हमें स्टार्च को किस पदार्थ में घोल कर बनाना था, जल में। आपका आंसर क्या होगा, जल, पानी, नीर, यही ना होगा, नीर का मतलब भी जल ही होता है, पानी का मतलब भी जल ही होता है। ठीक है, H2 भी कुछ लोग बोलेंगे। तो ये कि परिक्षिप्त प्रावस्था को जिस पदार्थ में घोल कर, जैसे स्टार्च को किस पदार्थ में घोल के बनाना, जल में, तो जल क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम, और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगा, स्टार्च। ठीक है, हाँ, माध्यम से ही आप समझ सकते हो हमारा स्टार्च किस माध्यम से बन रहा है कोलेटिव विलेन, जल के माध्यम से, खत्म। अब परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, हमारा स्टार्च है, मेन पदार्थ जो बन रहा है, जो वो क्या है, स्टार्च है ना, स्टार्च ही तो बन रहा है, नहीं तो साबुन का भी जली विलेन तो बनता है, नहीं तो उसमें परिचित प्रावस्था क्या होगा, साबुन। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलियन का हमने वहाँ पर बताया था, कोलाइडी विलियन यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम से बना विषमांगी मिश्रण, भैया अभी हमने पढ़ा है, अगर आप याद करें कि ये देखिए कोलाइडी विलियन क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। सेम वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है कि परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम लिखा है ना, से बना विषमांगी मिश्रण, से बना कैसा, विषमांगी मिश्रण क्या कहलाता है, कोलाइडी विलेन। ठीक, आइए आगे देखते हैं कोलाइडी विलेन का वर्गीकरण। ठीक, कोलाइडी विलेन के वर्गीकरण को देख लेते हैं। तो जैसे परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, मान लीजिए कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, जो कम मात्रा में होती है, थोड़ी स्टार्च कम मात्रा में था। परिक्षेपण माध्यम जो जल था वो थोड़ा अधिक मात्रा में था। कोलाइडी विलेन क्या बनेगा, और उसके उदाहरण देखते हैं। ठीक है, नाम भी कोलाइडी विलेन का होता है, वही भी देखना है आपको। ठीक है, वही मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करूँगा, जितनी चीज़ें आपके आ सकती हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव, जितनी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं आगे क्लासेस या हायर क्लासेस के लिए या खुद 12th के लिए कंसेप्ट के लिए, वो सब में यहाँ पे लिखवाई गई है, सब चीज़ समझाई जाएगी, और सब बेस्ट मटेरियल है, बेस्ट क्वालिटी वाले मटेरियल से। आइए देखते हैं, जैसे परिक्षिप्त प्रावस्था की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था होता क्या है, जो कम मात्रा में, और परिक्षेपण माध्यम जो अधिक मात्रा में। तो सॉलिड सॉलिड जब मिलके कौन सा कोलाइडी विलेन बनाते हैं, सॉलिड सोल। याद रखिए क्या बनाते हैं, सॉलिड सोल। एग्जाम्पल के लिए जेम स्टोन, जेम स्टोन में ध्यान से देंगे तो न उसमें एयर होता है ना वाटर होता है, उसमें होते क्या है, दोनों चीज़ें सॉलिड। आगे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, जब हमारे पास कम मात्रा में क्या हो, जब हम जो कोलाइडी विलेन बना रहे हैं उसमें कम मात्रा में क्या हो, सॉलिड हो, और अधिक मात्रा में क्या हो, लिक्विड हो, तो फिर क्या बनेगा, सोल बनेगा। क्या बनेगा, सिर्फ सोल। इसका एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड सोल। इसका एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड सोल। इसमें जो होता है सॉलिड कम मात्रा में, लिक्विड अधिक मात्रा में। और जब क्या हो, सॉलिड हमारे पास कम मात्रा में और गैस हमारे पास क्या हो, अधिक मात्रा में, तब इससे क्या कहते हैं, कोलाइडी विलेन को एरोसोल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डस्ट या स्मोक। आप स्मोक या डस्ट को देख सकते हैं, गैस क्या होता है उसमें, अधिक मात्रा में होता है। डस्ट यानी गंदगी, जो हवा धूल में कार्बन में जो होती है गंदगी, वो क्या होता है उसमें, गैस एयर मात्रा में होगा, गैस अधिक मात्रा में होगा। और जो सॉलिड के जो कण हैं, जो गंदे कण हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो सब क्या होंगे, कम मात्रा में होंगे। तो वही चीज़ कहना चाह रहा है, वो किसका एग्जाम्पल है, इसी का ना, कि सॉलिड कम मात्रा में, यानी सॉलिड परिक्षिप्त अवस्था में, सॉलिड किस में होगा, परिक्षिप्त अवस्था में, और गैस किस में होगा, गैस जो का परिक्षेपण माध्यम में। ठीक,
देखते हैं। और उसके बाद क्या कहा है, जब लिक्विड कम मात्रा में हो और सॉलिड अधिक मात्रा में, तो इस कोलाइडल विलयन को बोलते हैं जेल या परास। आइसक्रीम देख लीजिए, आइसक्रीम देख लीजिए, इसमें क्या होगा, सॉलिड क्या होगा, इसमें सॉलिड क्या होगा, अधिक मात्रा में, और लिक्विड क्या होगा, कम मात्रा में। हाँ सही बात है भैया, यकीन ना हो तो क्या देख लीजिए, आइसक्रीम देख लीजिए। आइसक्रीम जब आप खाएंगे खुद ही देखेंगे आइसक्रीम कुछ ऐसी आकृति का होता है, और भी बहुत से मटेरियल आते हैं, मतलब बहुत सी आकृति के आते हैं। तो आइसक्रीम अगर आप देखेंगे तो सॉलिड होता है, मेनली सॉलिड होता है भैया, पिघलता भी रहा है, लेकिन जब तक आप खा रहे हैं, अभी नहीं कि पिघला दे उसको बर्तन में रख दे कर दे भैया सर ये सॉलिड लिक्विड है, लिक्विड ऐसे नहीं, जो निकला अभी निकला है नया नया इसका देखेंगे तो ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन अगर हल्का हल्का क्या करेगा, पिघलना स्टार्ट करेगा, यानी इसमें सॉलिड तो अधिक मात्रा में है और लिक्विड थोड़ा कम मात्रा में। लिक्विड को जमा दिया हमने किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। आपने पढ़ा होगा ना इसमें, लिक्विड को का टेम्परेचर क्या करो, कम कर दो, किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। भाई क्या है, सॉलिड में अधिक मात्रा में, लिक्विड जो उसमें से बह रहा है हल्का हल्का कम मात्रा में। तो आइसक्रीम इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, आइसक्रीम। पनीर को भी देख सकते हैं, पनीर भी सॉलिड फॉर्म में रहता है मेरी, लेकिन उसमें अंदर लिक्विड नहीं रहता, दबा कर देखिए नहीं निकलेगा, लिक्विड निकलता है ना, दूध 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 टाइप का थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद, तब हाँ इससे ये भी देख सकते हैं। अब जिसमें लिक्विड भी कम मात्रा में और क्या हो, लिक्विड अधिक मात्रा में भी हो, तो उस कोलाइडल विलयन को कहते हैं द्रवपरास। क्या कहते हैं, द्रवपरास, द्रवपरास। ठीक है, जैसे मिल्क और ऑयल, हाँ आप देख सकते हैं मिल्क में अगर आप ध्यान देंगे तो मिल्क में लिक्विड ही होता है, क्या होता है, लिक्विड ही होता है। ये मिल्क होता क्या है, फैट हो गया, और फैट हो गया, वाटर हो गया, इन्हीं सब का तो मिक्सचर है ना। हाँ तो इसमें वाटर भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, और जो इसमें फैट वगैरह वो सब भी किस फॉर्म में है, लिक्विड ही फॉर्म में। तब इन सब का मिक्सचर है, तो लिक्विड और लिक्विड क्या बनता है, मिल्क। ऑयल भी दे सकते हैं, दो लिक्विडों का मिक्सचर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो, जब लिक्विड कम मात्रा में, जब क्या हो, जब लिक्विड जो है वो कम मात्रा में हो और गैस जो, सॉरी, जब लिक्विड क्या हो, कम मात्रा में, और गैस जो हो वो अधिक मात्रा में, तब उसको कोलाइडल विलयन कहते हैं द्रव एरोसॉल। क्या कहते हैं, द्रव एरोसॉल। उदाहरण के लिए जैसे क्लाउड लॉट को देखें तो क्लाउड लॉट में क्या होगा, गैस अधिक मात्रा में होता है, गैस क्या होता है, अधिक मात्रा में, लेकिन भैया इसके अंदर हल्का हल्का पानी भी तो होता है। अगर आप ध्यान दें, बरसात बादले से होती है भैया, तारों से नहीं होती। एक गाना सुना है, आवले चले तुम्हें तारों के सर में, भैया मैं जाना चाहता हूँ तारों के सर में, तारों के सर में, लेकिन तारों के सर में जाना इतना आसान नहीं है, तारा बहुत गर्म होता है, जल के ख़त्म हो जाओगे आप। जैसे ये है, ये देखिए ये गैस है, ये क्या है, गैस। गैस के अंदर पानी भी तो है, लेकिन अधिक मात्रा में क्या है, बादल की बात कर रहा हूँ, बादल है, ये बादल है, बादल में अधिक मात्रा में क्या है, गैस। कम मात्रा में क्या है, पानी। तो वही चीज़, तो हमारा कम मात्रा वाला क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, देखिए। और अधिक मात्रा वाला क्या है, गैस। बन क्या रहा है, क्लाउड। फॉग में भी ये होता है, फॉग जो हो जाती है कोहरा ठंडी के मौसम, तो आप ध्यान देंगे उसमें अधिक मात्रा में क्या रहता है, गैस, और थोड़ी थोड़ी नमी भी होती है उसमें, यानी लिक्विड भी होता है कम मात्रा में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जब सॉलिड, जब क्या हो, सॉलिड अधिक मात्रा में और गैस कम मात्रा में। तो भैया इसका एग्जांपल क्या है, आप ऐसा इसको कोलाइडल विलयन कहते हैं, क्या है, ठोस फॉर्म। क्या कहते हैं, ठोस फॉर्म, ठोस फॉर्म। जैसे एग्जांपल के लिए फोम देख लीजिए, फोम, नई फोम का यूज़ करते हैं, फोम का यूज़ करते होंगे तो आप देखेंगे सॉलिड अधिक मात्रा में होता है। अरे जो फोम आता है ना, ऐसे दबती सफ़ेद रंग का होता है फोम, ऐसे 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 ऐसे, ध्यान दें कि वो होता किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन उसके अंदर गैस भरा होता है ना, नाजुक होता है, हल्का सा ऐसे ऐसे मोड़िए टूट गया फट से, होता है ना फोम, तो उसमें सॉलिड अधिक मात्रा में रहता है, और क्या होता है, गैस कम मात्रा में। इरेज़र जो आप मिटाने के लिए यूज़ करते हैं, क्या, इरेज़र, इरेज़र का जब आप यूज़ करते हैं मिटाने के लिए, इरेज़र किस फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में, लेकिन उसके अंदर क्या हल्का फुल्का गैस भी तो होता है, लिक्विड तो नहीं होता, इतना तो मालूम है, गैस भी तो होता है। ठीक है, हाँ देखिए। अब आते हैं इस पर परिक्षेपण माध्यम की, किस में बात करते हैं, परिक्षेपण माध्यम में। परिक्षेपण माध्यम में क्या होता है, लिक्विड जो होता है, क्या होता है, लिक्विड अधिक मात्रा में और गैस कम मात्रा में होता है। ये यकीन ना हो तो देख लीजिए, इससे क्या कहते हैं, झाग। इसको कोलाइडल विलयन क्या कहते हैं, झाग। आप साबुन का झाग बनाइए, साबुन के झाग में अधिक मात्रा में लिक्विड होगा, लेकिन कुछ मात्रा में क्या होगा, गैस भी होता है। इसी तरह जो शेविंग क्रीम लेते हैं, शेविंग क्रीम में गैस नहीं होता भैया, क्या होता है, लिक्विड होता है, तभी तो लगता है चेहरे पे, हाँ दाढ़ी पास, तो गैस, हाँ तो गैस होता है ना, तो उसमें गैस होता है, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में लिक्विड भी तो होता है, कुछ मात्रा में लिक्विड भी तो होता है ना। हाँ तो वही चीज़ है। और ठीक है, तो ये हो गए आपके ख़त्म
क्या ख़त्म हो गए, कोलाइडिव विलयन का वर्गीकरण। ठीक है, तो ठीक है, अब आगे देखते हैं द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर देखते हैं। तो देखते हैं द्रव स्नेही कोलाइड क्या है। वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडिव विलयन बना लेते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ जो क्या करें, द्रव के संपर्क में, यानी द्रव उन पे डालें। अभी थोड़ी कि द्रव उनके पास चल के आएगा, आओ मेरे संपर्क में चलो ले चले तुम्हें कहीं पे, ये सब नहीं। द्रव चल के उनके पास संपर्क में नहीं आएगा, आपको ले जाना होगा। सही बात है। तो द्रव के संपर्क में आप ले जाएं अगर उन पदार्थों को, अगर क्या करें, वो आसानी से क्या बना ले, कोलाइडिव विलयन बना ले। क्या बना ले, कोलाइडिव विलयन। तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाएंगे। और द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में जाने पर आसानी से कोलाइडिव विलयन नहीं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड। मैंने कोलाइडिव विलयन पहले ही बता दिया आपको, परिक्षिप्त अवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम से बना एक विस्मांगी मिश्रण। यानी कैसा मिश्रण होगा, विस्मांगी मिश्रण, वही क्या कहलाता है, कोलाइड। ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में जाने पर आसानी से कोलाइडिव विलयन बना ले। यानी क्या क्या होते हैं, द्रव के प्रति अच्छा स्नेह दिखाते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं। स्नेह का मतलब क्या होता है, प्रेम, लगाव। तो ये द्रव के प्रति क्या दिखाते हैं, लगाव, स्नेह दिखाते हैं। और द्रव विरोधी, भाई हम द्रव के पास जाएंगे, हम बनाए भी नहीं करेंगे कोलाइड, मेरा मन जैसा मेरा मन, ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और ये स्नेह दिखाते हैं, इसलिए उनके पास जाके आसानी से बना लेते हैं ये। और भैया द्रव विरोधी वाले नहीं बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, गोंद और प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड और FeOH का EgCl। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। कैसे होती है, उत्क्रमणीय। जो द्रव स्नेही प्रक्रिया होती है, कैसी प्रक्रिया होती है, उत्क्रमणीय। यानी ये दोनों तरफ से संपन्न हो सकती है, अभिकारक से उत्पाद भी और उत्पाद से अभिकारक भी। आप तो जान रहे होंगे उत्क्रमणीय, नहीं जान रहे तो हम तो हैं ही बताने के लिए आपके लिए। और यह अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। क्या होती है, यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है या उत्क्रमणीय नहीं होती। ठीक है, इसमें परासरण की क्रिया अपेक्षाकृत अधिक होती है। परासरण आपने सॉल्यूशन में पढ़ा होगा, P = CRT, ये परासरण दाब, परासरण दाब नहीं, हम परासरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, परासरण क्या होता है, जो कम सांद्रता वाला विलयन होता है अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाही क्या कहलाता है, परासरण की क्रिया कहलाती है। वही तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होगा उसमें परासरण क्रिया क्या होगी, अपेक्षाकृत अधिक होगी, जबकि द्रव विरोधी में जो परासरण क्रिया होगी अपेक्षाकृत क्या होगी, कम होती है। इनमें अधिक होती है क्योंकि स्नेह दिखाएंगे, हम तो भाई स्नेह दिखाते हैं, हम जल्दी जल्दी नाचेंगे, हम जल्दी जल्दी जाएंगे, हम विरोध करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम इतरा इतरा के जाएंगे, हम कम जाएंगे। हाँ, बस वही चीज़। ठीक है, हाँ, स्नेह दिखाते हैं ना, ये स्नेह वाले, स्नेहा, बहुत लोग को स्नेहा याद होंगी, स्नेहा याद आ गई होंगी स्नेह से। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके लिए ब्राउनियन गति अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है, ब्राउनियन गति। हाँ यार, ब्राउनियन गति अधिक होगी, और इनके लिए ब्राउनियन गति क्या होती है, कम होती है। इनमें टिंडल प्रभाव कम देखने को मिलता है, और इनमें जो है टिंडल प्रभाव क्या होता है, अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ याद करने के पर्सपेक्टिव से, तो आप इस पर्सपेक्टिव से इन्हें याद कर सकते हैं, वुप बर्ट के नियम से। किससे, वुप बर्ट के नियम से। कैसे याद कर सकते हैं, वुप बर्ट से। W क्या बताता है, वाटर, मतलब जो पहला पॉइंट किससे संबंधित है, वाटर से। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, वे पदार्थ जो द्रव के, द्रव का मतलब क्या है, वाटर, द्रव के संपर्क में आने से कुछ आसानी से कोलाइडिव विलयन बना ले, द्रव स्नेही। और वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आने से आसानी से कोलाइडिव विलयन न बनाए, वो क्या होते हैं, द्रव विरोधी। तो द्रव, जो पहला पॉइंट किससे संबंधित है, द्रव से, आपको आसानी से याद हो गया। W से वाटर, वाटर पहला पॉइंट, ठीक है, उससे समझिए। दूसरा क्या है, ये U लिखा है, वीन, वूप बट, U से क्या है, उत्क्रमणीय। अब सेकंड पॉइंट अगर आप ध्यान दें, ये वाला, तो ये क्या था, उत्क्रमणीयता से रिलेटेड था, उत्क्रमणीयता से था ना, कि यह उत्क्रमणीय होते हैं और यह उत्क्रमणीय नहीं होते, ये होते हैं और ये नहीं होते। तो ये U से आ गया। ठीक है, अब P से क्या है, परासरण। इनमें परासरण की अपेक्षाकृत अधिक होने को मिलती है, इसमें परासरण की अपेक्षाकृत कम होने को मिलती है। ये द्रव से इसने दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते इसलिए। और B से ब्राउनियन गति, इनमें ब्राउनियन की गति क्या होती है, अधिक देखने को मिलती है, और इनमें ब्राउनियन गति क्या होती है, कम देखने को मिलती है।
ब्राउनियन गति क्या होती है? जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं या वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो जिगजैग मोशन होता है, कैसा मोशन? ऐसे 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 जो जिगजैग रैंडमली मोशन करते रहते हैं, वही क्या होती है? ब्राउनियन मोशन होती है। इस मोशन का सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उनके नाम पर ये क्या पड़ गया? ब्राउनियन मोशन। ठीक है, मैं आगे और आपको बताऊंगा इसी चैप्टर में। और इसके इसमें क्या होता है? टिंडल प्रभाव कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो बी से ब्राउनियन गति हो गया। अब टी से, जैसे वो प ब ट मैंने लिखवाया था, डब्ल्यू से वाटर, यू से उत्क्रमणीय, पी से परास्तरण, बी से ब्राउनियन गति, टी से क्या है? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव भी मैंने बता दिया। इनमें टिंडल प्रभाव क्या होता है? कम देखने को मिलता है। ध्यान दीजिए, इनमें सब चीज़ अधिक देखते हैं, मतलब अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें द्रव श्रेणी में सब चीज़ अधिक, इनमें क्या है? सब चीज़ कम। जो लास्ट वाला पोर्शन है टिंडल, बस इसमें टिंडल में क्या होता है? कम देखने को मिलता है। उसमें टिंडल का प्रभाव क्या होता है? अधिक देखने को मिलता है। आसानी से आपको याद जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड और सिलेबस सब मैंने बता दिया। तो आज के टॉपिक्स में हमने क्या जाना? आज के टॉपिक्स में हमने बहुत कुछ जाना। हमने पहले अपना सिलेबस देख लिया, हमने पृष्ठ रसायन जाना, इसके बाद उसके जो कुछ टर्मोलॉजी से उनके बारे में जाना, निलंबन, कोलाइडी विलयन, सत्य विलयन में अंतर जाना, परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम, कोलाइडी विलयन, ये सब जाना। कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण भी हमने देखा, जो अक्सर आते हैं, इससे ऑप्शनल बन जाते हैं। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर देखा। कोलाइड विलयन बनाने की विधि जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ से। तो तब तक लिए पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।